Today my topic transmission line in communication system. What are the transmission line in communication system? तो ट्रांसमिशन लाइन मीन्स वायर्स वायर्स होते हैं. एक ट्रांसमिशन लाइन इज ए लाइन कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग मीडियम and dielectric medium used for transmission and guiding डायरेक्शन प्रदान करना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. अगर हमारा सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन का बहुत बड़ा उपयोग होता है. हमारी जो वायर्स हैं वो सिग्नल को लेकर के जाते हैं. तो वही लिखा है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कंडक्टिंग मीडियम भी होता है और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भी होता है और इसका काम है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसमिट करना और उसको एक डायरेक्शन प्रदान करना. ट्रांसमिशन लाइन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड ट्रांसमिशन लाइन एंड अनबैलेंस्ड ट्रांसमिशन लाइन. तो बैलेंस्ड जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होगी वो पैरेलल वायर्स होंगे. बैलेंस्ड क्या खासियत होगी? दो वायर्स होंगे जो हमारे बैलेंस्ड होगा. लेकिन बैलेंस्ड का मतलब क्या है? टू साइड्स है. जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन की दो साइड्स होंगी ट्रांसमिशन लाइन की. आप ट्रांसमिशन सर्किट ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल्स. जैसे आपका ये ट्रांसमिशन लाइन है तो आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, एक में ऐसे दिखा रहे हैं ऐसे और एक में ऐसे दिखा रहे हैं. मतलब दो वायर्स में है तो एक वायर और दोनों वायर का अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों वायर में अगर हम पोटेंशियल का कंपेयर करेंगे तो दोनों में इक्वल होगा और अपोजिट होगा. जैसे यहाँ पर एक वायर में मिनिमम है तो दूसरे वायर में मैक्सिमम. एक वायर में मैक्सिमम है तो दूसरे वायर में मिनिमम. रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड की तुलना में एक में कम होगा तो दूसरे में हाई होगा, दूसरे में लो होगा तो अगले में हाई होगा. इस प्रकार का पोटेंशियल इसके अंदर पाया जाएगा. जैसा ये देख रहे हो, एक का ये चल रहा है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू इतनी इतनी. इस प्रकार से पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल होगा. रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये हमारे पैरेलल वायर्स की जो हम ट्रांसमिशन लाइन लेंगे उसमें ये पाया जाएगा. अब दूसरा क्या है? कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन. जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है और इसके बाहर एक सिलेंडर और है. ये इस कोएक्सियल को अगर हम मानेंगे ट्रांसमिशन लाइन की तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारी अनबैलेंस्ड होगी. इसमें हमारा सेम रिलेशनशिप नहीं होगा. डू नॉट हैव सेम रिलेशनशिप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड and that why coaxial line is an example of unbalanced. ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है. एक आपका ये है अंदर वाला और एक ये बाहर वाला.
मतलब एक बेलन हम बाहर बनाते हैं, एक बेलन अंदर बनाते हैं। तो अगर आप इस क्रॉस सेक्शन को ऊपर से देखोगे तो यही दिखाई देगा जो ये बना हुआ है, इनर कंडक्टर एंड आउटर कंडक्टर। अब हम डिस्कशन करेंगे जो डिटेल में, वो है टू वायर पैरेलल ट्रांसमिशन। टू वायर पैरेलल ट्रांसमिशन। अब टू वायर पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन, आपको टू वायर से कोई सप्लाई कहीं देते हो तो टू वायर से देते हो, तो आपका टू वायर की जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो ये मान लिया आपने। क्या माना है, एक वायर ये है और एक वायर ये। बीच का ऐसे एक वायर है, एक वायर ये है। वायर तो हमेशा बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसके बीच की दूरी है डी, और इसकी अपनी रेडियस है, मान लिया है स्मॉल डी। तो दिस इज ए टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। बीच में एयर है, डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है। ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। टेलीफोन लाइन और टेलीविजन के सिग्नल जो हम लोग एंटीना से ला करके और अपने टेलीविजन में जो तार जोड़ते हैं आकर के, वो मेरी ट्रांसमिशन लाइन होती है। एंटीना में लगा करके जो छतरी होती है, वहां से हम अपने टेलीविजन को देते हैं, तो वो मेरी ट्रांसमिशन लाइन। आप देखिए ट्रांसमिशन लाइन में, आप ये फिगर हम आपको इक्विवेलेंट फिगर ट्रांसमिशन लाइन का ये दिखा रहे हैं। इसके बारे में पहले थोड़ा लिखा गया है, एक आर है, एल है, जी है और सी है। तो ये आई कहाँ से हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, ये हमारा इक्विवेलेंट जो डायग्राम बना है ये कैसे आए। आर तो हम रेजिस्टेंस है, एल इंडक्टेंस है, जी कंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। तो ये कैसे इंट्रोड्यूस हुए हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। अब पहला बताया गया है, usually these are balanced and electric current flowing through the wires। हमारे पास दो दो पैरेलल वायर्स है, इसमें करंट फ्लो करेगी। और किसी भी वायर में करंट फ्लो होती है तो अपने वो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लाइन। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। Since these magnetic field lines link the two wires, और जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो वायर में आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं, और अगर वायर में एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब इंडक्टेंस का काम होगा। मतलब वायर हमारा इंडक्टर का व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इंडक्टर इसमें प्रेजेंट होता है इक्विवेलेंट डायग्राम में। तो ये तो एल का कारण हो गया। दूसरा ये, टू वायर्स आर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। दोनों वायर्स हमारे कंडक्टर हैं। हर कंडक्टर का कोई न कोई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं होता है, कोई न कोई रेजिस्टेंस होता है। इसका अलग कैपिटल आर के बारे में मुझे पता लग गया। कैपिटल आर और हमारा एल दोनों सीरीज में होते हैं, जो कॉइल का रेजिस्टेंस और कैपिटल आर, ये दोनों सीरीज में होते हैं। अब तीसरी बात देखी जाए, द कंडक्टर वायर बीइंग सेपरेटेड बाय एयर डाइलेक्ट्रिक। दोनों वायर के बीच में जो सेपरेशन होता है वहां हवा होती है। इसका मतलब ये एक प्रकार का कैपेसिटर का काम करने लगा कि दो कंडक्टर हो
और बीच में डाइलेक्ट्रिक हो, इसका मतलब इसमें कैपेसिटेंस भी पाया जाता है। अब हम ट्रांसमिशन लाइन का एक टुकड़ा कंसीडर करते हैं डेल्टा एक्स लेंथ, और उसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। जो आपको लर्न करना है वो ये है, आर और एल हमारे सीरीज में होते हैं, और कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में। ये एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन, ये एक सेक्शन हो गया इतना, फिर दूसरा सेक्शन, फिर तीसरा सेक्शन, इस प्रकार से बनता। अब वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप ऑन ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप तो हम केवल एक पार्ट इसका उठाते हैं, एक पार्ट लेते हैं, केवल ये वाला पोर्शन लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं। यहाँ हमने करंट आई जेड मानी है, जेड पोजीशन माना है, आई करंट, करंट सीरीज में रहेगी, वोल्टेज पैरेलल में रहेगी। और यहाँ हमने आई जेड प्लस डेवर जेड माना। यहाँ वोल्टेज आपका इस एंड पर, ट्रांसमिशन लाइन जो वायर है उसके इस सिरे पर पोटेंशियल डिफरेंस वी जेड है, और इस सिरे पर पोटेंशियल डिफरेंस वी जेड प्लस डेल्टा जेड, से दो वायर है। यहाँ वी जेड है, वी जेड प्लस, ये अब कैलकुलेशन करते हैं। इस करंट और इस करंट का डिफरेंस आई जेड माइनस आई जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड प्लस डेवर जेड। यहाँ डेवर जेड, तो आई जेड माइनस आई जेड प्लस डेवर जेड, ये लिखा है इक्वल टू, यहाँ पर करंट ये है और यहाँ पर ये है, और इसके दोनों के बीच में ये सिस्टम लगा हुआ है ये। तो इसमें कितना हो जाएगा, जी, जी हमारा होता है कंडक्टेंस। ये तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद इसी प्रकार मैंने जेड के लिए भी लिख दिया, वी जेड माइनस वी जेड प्लस। हाँ, ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो जी में लिखा है डेवर जेड वी जेड, तो जी हमारा जो होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ये। तो अगर आप वोल्टेज में रेजिस्टेंस का डिवाइड करोगे तब करंट आएगी जगह। तो ये करंट आपको इस जगह और इस जगह का अंतर है, तो जब आप इसमें निकालोगे तो जी डेवर जेड और वी जेड। अब डेवर जेड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके इसके बीच में डेवर जेड का अंतर है, प्लस सी। मतलब इस करंट में अगर इस करंट को आप माइनस करोगे
तो जो वैल्यू आएगी वो इसमें करंट होगी। मतलब आप समझ रहे हो, इसको इसको और इसको जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं? इस करंट को किसके बराबर होना चाहिए? इधर जाने वाली करंट प्लस इधर जाने वाली करंट, इन दोनों को जोड़ो तो आई जेड आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने आई जेड माइनस ये कर दो, तो फिर आपको इसमें बहने वाली करंट होनी चाहिए। तो जब यहां करंट की बात करोगे तो दो करंट हो जाएंगी। यहां पर जो करंट आ रही है वो दो भागों में बटेगी, इधर और इधर। तो हम क्या लिख रहे हैं? आई जेड माइनस आई जेड प्लस डेवर जेड इक्वल टू जी में करंट प्लस सी में करंट। तो जी में करंट क्या होगी? जी में करंट होगी जी वी जेड, ये। और डेवर जेड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इतनी डिस्टेंस के बाद आप अंतर निकाल रहे हो, इनटू डेवर जेड। और कैपेसिटर में कैसे निकालोगे? कैपेसिटर में जो होता है, कैपेसिटर में सी इंटू वी कर दोगे तो चार्ज हो जाएगा। चार्ज, चार्ज को टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो वो करंट हो जाएगी। तभी ये लिखा है सी डेवर जेड डेवर अपॉन डेवर टी वी जेड, ये लिखा। बिल्कुल सेम इसी प्रकार वोल्टेज के लिए लिख दीजिए। वोल्टेज में क्या करोगे? वोल्टेज क्या है आपका? अब देखिए वोल्टेज क्या है। इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का डिफरेंस, इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का डिफरेंस, इसमें वोल्टेज प्लस इसमें वोल्टेज के बराबर होगा। देखिए क्या किया, सेम लिख दिया गया। वी जेड माइनस वी जेड प्लस डेवर जेड आर डेवर जेड आई जेड प्लस डेवर जेड प्लस एल डेवर जेड। एल में जो हमारा वोल्टेज होता है वो एल डी आई अपॉन डी टी होता है। कॉइल में जो वोल्टेज होता है वो वी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो देखो यहाँ लिखा है एल डेवर जेड तो मल्टीप्लाई सभी में हो रहा है क्योंकि डेवर जेड का लेंथ का अंतर है। देखिए यहाँ जो हमने आर माना है उसका जो नेम है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ। तभी डेल्टा जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है। यल है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है, जो जी है कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है, जो सी है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है। इसीलिए डेवर जेड का सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम लोग आ चुके हैं एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब हमारा जो आई है जेड प्लस डेवर जेड, इसमें लगाइए आप टेलर सीरीज। मतलब जेड की, जेड पर इसकी वैल्यू का जो होता है आई जेड प्लस डेवर जेड इज इक्वल टू आई जेड प्लस डेवर आई अपॉन डेवर जेड डेवर जेड। ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया, एक्सपेंशन हो गया। ये वैल्यू पुट कर दो किसमें? इसमें, इस जगह रख दो, इस जगह। जब आप रख दोगे तो क्या आएगा? जब आप रख दोगे तो आई जेड माइनस इसकी वैल्यू है तो आई जेड कट जाएगा, माइनस डेवर आई अपॉन डेवर जेड आ जाएगा इज इक्वल टू जी डेवर जेड वी जेड प्लस सी डेवर जेड डेवर अपॉन डेवर टी वी जेड। उन दोनों को हमने मिला दिया है तो ये टर्म आ गया, ये आ गया। तो यहां से डेवर वी बाई डेवर जेड की वैल्यू निकाल दिया तो ये आ गया। इसी प्रकार इक्वेशन टू बिकम्स हो गई है, इक्वेशन वन ये आ गई, इक्वेशन टू ये आ गई। अब यहाँ पर डेवर
आई जेड प्लस, जो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आई जेड प्लस डेवर जेड ये, और इस टर्म को बहुत स्मॉल लिख दीजिए, डेवर आई जेड अपॉन डेवर जेड, जेड दैट इज ए वेरी स्मॉल, सो बचा जा करके ये। आप डेवर बाई डेवर टी को जे ओमेगा पुट कर दीजिए, डेवर बाई डेवर टी को जे ओमेगा, तो ये आ गया जे ओमेगा सी। तो यहाँ पर इक्वेशन वी गेट फ्रॉम थर्ड से ये मिलेगा, फोर्थ से ये मिलेगा। अब इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी टू वी अपॉन डी जेड टू, डी टू वी अपॉन डी जेड टू, आर प्लस जे ओमेगा एल डी आई अपॉन डी जेड माइनस का। अब डी आई अपॉन डी जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, और इसको मान लीजिए गामा स्क्वायर, दिस इज ए लाइन इक्वेशन। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। हमारे पास ये इक्विवेलेंट डायग्राम है, ये लिखा हुआ है, बड़ा इजी सा डेरिवेशन है। अब किरचॉफ का नियम लगाना है, तो पहले करंट को इक्विवेलेंट करना है, तो आई जेड में आई जेड प्लस डेवर जेड को अगर माइनस करोगे, आई जेड माइनस आई इक्वल टू, तो ये करंट इसमें आने वाली करंट के बराबर होगी, क्या होगी, जी में क्या हो जाएगा, जी डेवर जेड बी जेड प्लस कैपेसिटर में करंट कितनी हो जाएगी, सी डेवर जेड डेवर अपॉन डेवर टी वी जेड। ये आ जाएगी अभी। अब आई जेड प्लस डेवर जेड की वैल्यू लिख सकते हैं, आई जेड डेवर आई जेड अपॉन डेवर जेड डेवर जेड। ये इसमें ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस इक्वल टू
डेवर बाई डेवर टी को जे ओमेगा लिख दीजिए, जी प्लस जे ओमेगा सी डेवर जेड और वी जेड। डेवर जेड कैंसिल हो गया, तो आ गया डेवर आई जेड अपॉन डेवर जेड इज इक्वल टू माइनस जी प्लस जे ओमेगा सी। इसी प्रकार वोल्टेज के लिए निकाल लिया और फिर एक से वैल्यू दूसरे में पुट कर दिया। एक इक्वेशन ये निकाली, एक इक्वेशन ये निकाली, और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डी टू वी बाई डी जेड टू, और यहाँ डी आई बाई डी जेड की वैल्यू पुट कर दिया, और जैसे ही पुट किया वैसे हमारी लाइन इक्वेशन आ गई। गामा स्क्वायर मान लिया इस प्रोडक्ट को। दिस इज द लाइन इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। इसी प्रकार करंट में भी निकाली जा सकती है। अब देखिए यहां पर आपने गामा स्क्वायर किसको माना है, आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी, इसको आपने माना है। एक को मान लिया हमने जेड, एक को मान लिया हमने वाई, जेड वाई के बराबर। गामा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये चूंकि कॉम्प्लेक्स है तो अल्फा प्लस जे बीटा, मान लिया अल्फा प्लस जे बीटा। अब आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, इसका इस लाइन इक्वेशन का, तो इस लाइन इक्वेशन का सोल्यूशन ये होगा, क्योंकि बीच में प्लस माइनस आएगा ना ये, तो ये आपकी एक हिसाब से गामा दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस गामा, हल करके प्लस माइनस गामा आ जाएगा, तो v की वैल्यू आपकी ये आ गई और करंट की वैल्यू ये आ गई। तो अब आपका सोल्यूशन क्या होगा, v1 ई टू द पावर माइनस गामा जेड प्लस v2 ई टू द पावर प्लस गामा जेड, दोनों को दोनों से v का मान निकाल लिया, सॉरी करके। Thus, the voltage at any point from sending end is sum of the two components. One is a e to the power minus, other is e to the power plus. So one is called incident forward direction में चलने वाली wave and other is called backward direction में चलने वाली wave. यहाँ पर अल्फा हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, बीटा हमारा फेज कांस्टेंट है, गामा हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। और दिस इज ए complete end of my today lecture.